हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनसोल्ड पेपर सीरीज की केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। 347 जीएल बायोलॉजी का सीरीज कंप्लीट होने वाला है। एक सेट बचा हुआ है जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा और कल आप तक आ जाएगा। दोस्तों लगे रहिए, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, दो चार बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी व्यस्तता है क्योंकि इस समय अनसोल्व करवाने में लगा हुआ हूं, लेकिन आप परेशान न हो। 2-3-4 दिन बाद आपको आंसर जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी जो आपको असुविधा हो रही है, बट जो है 2-3 दिन में हम आंसर आपको जरूर दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी विलंब के। पहले का रस समीकरण मितीय दोष का उदाहरण है। तो रस समीकरण मितीय दोष का उदाहरण, इसका सेकंड ऑप्शन है फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष। पहले के खा की बात करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता का मान होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है 55.6। देखिए कैसे लिया गया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो शुद्ध जल का जो शुद्ध जल की विशिष्ट घनत्व एक होता है। इस समय इसकी सांद्रता और मात्रा, ठीक है ना, सांद्रता और आयतन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। विशिष्ट घनत्व 1 होता है, इसलिए इसकी सांद्रता और आयतन बराबर होते हैं। तो W इक्वल टू माना कि हमने 100 ग्राम, तो V इक्वल टू 100 ml अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं। जल का अणुभार जो होता है वो 18 होता है और अणुभार को हम स्मॉल एम से लिखेंगे, कैपिटल एम को फाइंड करना है। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू वी। तो स्मॉल w का मान 100 इंटू 1000 अपॉन 18 इंटू 100। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, 18 का भाग देंगे 1000 में, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। ये 55.55 है, जिसे 55.6 लिख दिया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले के गा की बात करें। फर्स्ट का गा कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए A0 प्राथमिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है, तो निम्न में से शुद्ध व्यंजक होगा। A बराबर, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, A बराबर A0 e की पावर माइनस KT। अब अगर हम पहले के घा की बात करें तो बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ऐसा क्यों होता है कि जो नाइट्रो समूह होता है वो मेटादैशिक होता है, इसलिए मेटा पोजीशन पर लगेगा, नार्थ और पैरा पर नहीं जाएगा। पहले के अंगा की बात करें। प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन सही है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और पहले के चा की बात करें, यानी कि 6वां क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। थर्ड ऑप्शन सही है, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर दूसरे का इसमें कह रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, दूसरे के का में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए, ठीक है। तो दूसरे का चैप्टर नंबर 2 है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बड़ी सिंपल है और राउल्ट का नियम भी आपको मालूम होगा क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी को सिद्ध करना है, तो ये आप लोग स्वयं कर लेंगे। पहले दूसरे का सेल्फ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है।
और दूसरे का जो खा है बिंदु दोष कह रहा है ना। बिंदु दोष के अंतर्गत फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष आते हैं। ये भी आप ही लोग कर लेंगे। हम आपको दूसरे का ग करवाते हैं, ये भी सेल्फ है। और नहीं तो बिंदु दोष के बारे में आपको पीछे कई बार करवाया जा चुका है, वहां से देख लेंगे। दूसरे का ग हम लोग चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो अच्छा, इसमें सेल समीकरण तो नहीं पूछा, लेकिन हम लोग लगाएंगे क्या, लिखेंगे E = E0, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब लॉग में क्या है, किसका परिवर्तन हो रहा है, Zn का, Zn+2 में हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं सेल अभिक्रिया। पहले क्या लिखते हैं, सेल अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा Zn सॉलिड है और CO कोबाल्ट +2 पर है, एक्वस है, बनता है Zn एक्वस +2 और प्लस CO सॉलिड हो जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी और ब्रैकेट में Zn2+ अपॉन CO +2, ये हो जाएगा। अब इसमें जो है CO की जो कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 दी गई है, और Zn की जो कंसंट्रेशन है, CO की जो कंसंट्रेशन है वो दी गई है 0.1 m, और Zn की जो कंसंट्रेशन है 0.01 m दी गई। यही वैल्यू को रखना है हमें। E0 सेल का दिया गया है 0.48, तो यहाँ पर 0.48 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, लॉग Zn की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन 0.1, है ना। एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 0.1, 0.48 माइनस 0.0591 लॉग, ये बच जाएगा 0.1, है ना, जिसे हम 0.48 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसे हम log 10 की पावर -1 मान सकते हैं। तो 0.48 माइनस 0.0591 और ये हो जाएगा -1 log 10। तो 48 अपॉन माइनस 0.059 1/2, 2 का इसके में डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू रखने का टाइम आ गया। तो 0.02955 माइनस 1 इंटू 1 रहेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लेके चलते हैं क्योंकि ये इधर इसमें गुणा है। तो 0.2955 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर कर लेंगे 1.0002955। 10 में गए 5, 9 में 5 गए, सॉरी, ये इसके गुणे में है, माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भाग में नहीं जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुई, इंटू 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 0.02955 0.48 559 0.50 955 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घा कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव, दूसरे का घा कोलाइडी विलयन का टिंडल प्रभाव की बात कर रहा है। कई बार कई सेटों में आया है ना, कई सेटों में आया है, सेल्फ कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 के का पर आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर लिखना है। चैप्टर नंबर 1 का है ना। क्या करना है, आयनिक ठोस हेडिंग डाल देंगे। क्या लिखेंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल हो जाता है और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाते हैं, जैसे NaCl, KCl। और दूसरा क्या दिया है, धात्विक ठोस, हेडिंग डालेंगे धात्विक ठोस। 2 नंबर पर है, ज़्यादा नहीं, दोनों की डेफिनेशन लिख देना है, काम हो जाएगा। यह ठोस धातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, धातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनके बीच लगने वाला धात्विक बंध अधिक प्रबल होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, है ना। इस तरह से धातुएं हो जाएंगी। यानी तीसरे के खा पर चलते हैं। यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु यह पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता। तो तीसरे का नाइट्रोजन का अगर हम विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p3, है ना। और हमारे पास क्या होता है, 2D कक्षक होती नहीं है, 2D कक्षक होती नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं 3D बनता है, 2D तो बनता ही नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपना प्रसार करेगा, आपको पता है ये 2px 2py और 2pz में कर सकता है, 3 कक्षाओं का क्रॉस कर सकता है, प्रसार कर सकता है, इसलिए यह पेंटाहाइलाइड जैसे कि NCl5 नहीं बनाएगा, है ना। NCl3 ही बना सकता है, ऐसा कर सकता है हैलाइड, ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा। तो लिखेंगे क्या, इसमें लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि यद्यपि, नहीं ऐसा लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में डी उपकोष उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यह अपना प्रसार 5 कक्षकों में नहीं कर सकता है, इसलिए यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था होते हुए भी पेंटाहाइलाइड नहीं बनाएगा। तीसरे के गा की बात करें, उपसय संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उपसय संयोजन संख्या का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उपसय संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है भाई, ठीक है ना। तो चलो पहले तीसरे का गा है, हेडिंग डाल देते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, लिख सकते हैं कि धातु आयन या धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या
उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। उपसय संयोजन, धात परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे K4 FeCN का होल 6 में Fe की उपसय संयोजन संख्या 6। तो ये तो हो गया। अब हेडिंग डालेंगे केंद्रीय परमाणु। एक संकुल के केंद्रीय परमाणु, एक संकुल के केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों जितने जुड़े होते हैं उनकी बात कर रहा है। सभी लिगेंडों को यदि उनके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जैसे कि K4 FeCN का होल 6 में क्या करते हैं, K की ऑक्सीकरण Fe की निकालें, K की 1 × 4 प्लस Fe के लिए x -1 × 6 बराबर 0, तो 4 + x - 6 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु एग्जाम्पल में की ऑक्सीकरण संख्या Fe की 2i और केंद्रीय परमाणु कौन है, Fe, यह धातु परमाणु। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग इसके आगे जाएंगे तो तीसरे का न्यूक्लिक अम्ल क्या है। कह रहे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जलवघटन से क्या उत्पाद बनता है। तीसरे का हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक अम्ल। क्या लिख सकते हैं कि वे यौगिक या पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं, वे यौगिक जो आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं एवं प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को अनुलेखित व अनुवादित करते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल
कहलाते हैं। कह एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे भैया? ये दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? डीएनए व आरएनए। अब इनका कह रहा है जल अपघटन करवाना है, तो जल अपघटन करवाने पर कह रहा है क्या बनेगा? तो हेडिंग डाल दिया हमने जल अपघटन, और हम लोग शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लिक अम्लों का जल अपघटन कराने पर जल अपघटन मंद परिस्थितियों में कराने पर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। जो पुनः जल अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक अम्ल बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड पुनः जल अपघटित होकर नाइट्रोजनी क्षारक एवं शर्करा बनाते हैं। ये हमारा हो गया जल अपघटन पर क्या बनता है। तो तीसरे का घा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चौथे का क्या कह रहा है? कोल-राउस नियम को परिभाषित कीजिए। इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो कोल-राउस नियम हम आपको पिछले सेट में सॉल्व करवा चुके हैं और इसका अनुप्रयोग भी करवा चुके हैं। तो नियम और अनुप्रयोग और जो कह रहा है किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका एग्जाम्पल केवल देना है। यानी कि जैसे दुर्बल वैद्युत अपघटन की बात कर रहा है तो लैम्डा CH3COOH ले लिया अनंत पर, तो इसका वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत H प्लस। वही केवल एग्जाम्पल देना है आपको और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। परिभाषा लिखो, एग्जाम्पल लिखो। कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है? कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है? धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित साल के एक उदाहरण लिखिएगा। ठीक है, तो भैया ये तो कोलाइडी कणों पर आवेश किस प्रकार आता है वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। धनात्मक कोलाइडी साल और ऋणात्मक कोलाइडी साल आप स्वयं कर सकते हैं। तो चौथे का जो खा है इसको आपको सेल्फ करना है, इसे भी आपको सेल्फ करना है। चौथे की गा की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथे का गा कह रहा है क्या होता है जब, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या होता है जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ।
तो भैया चौथे के का फर्स्ट एनिलीन का फॉर्मूला होगा NH2 और नाइट्रस अम्ल का मतलब हो गया HNO2 से क्रिया करवाएंगे, ठीक है। HNO2 से क्रिया करवाएंगे तो इसको यहां पर न लेकर के यहां पर HNO, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा भैया, फिनॉल बनेगा प्लस N और N मिलकर के N2 हो जाएगा प्लस H2, ठीक है। तो इसको यहाँ यही रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नाइट्रस हम इससे क्रिया करवाएंगे तो फिनॉल बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी रिएक्शन में क्या कह रहा है कि एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं सेकंड नंबर। तो एनिलीन का सूत्र क्या होता है भैया, NH2 यहां पर जुड़ेगा, 3Br2 लेते हैं, गर्म करेंगे, ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा NH2 Br प्लस 3H Br T ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा आपको। या फिर अगर गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। ये भी नाम हो जाएगा। अब हमारा चौथे का चौथे के घा की बात करें तो कह रहा है आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन आपकी कितने प्रकार की होती है, प्रोटीन संरचना के आधार पर 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक यानी 1 डिग्री, द्वितीयक यानी 2 डिग्री, तृतीयक 3rd डिग्री, और विशेष परिस्थितियों में चतुर्थक प्रोटीन भी प्राप्त हो जाती है, विशेष 4 डिग्री, है ना। ये हमारी 4 प्रकार की होती है। तो उसने कहा आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। ये प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रोटीन की संरचना देना होगा, इसके बारे में आपको ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। और जिन बच्चों को, हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको तो कंप्लीट मिलेगा लिखा हुआ है, और जिन बच्चों को नहीं मिला उनके लिए मैं एक बार फिर से कहूँगा 9412653889 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके, और आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लिक कर के फोटो खींच के भेज दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है, ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में आ चुका है। स्मॉल w बराबर 12 ग्राम हो जाएगा, और कैपिटल W बराबर 100 ग्राम है। ग्लूकोज का अणुभार m बराबर 180 होगा, और डेल्टा टीवी की बात करें तो 100.34 दे रहे हैं, जिसमें 100 माइनस करेंगे तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि आ जाएगी। और हमसे केवी पूछा जा रहा है, केवी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, केवी निकालना है। तो केवी के बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 गुणे स्मॉल w। अब वैल्यू रख दो, m की वैल्यू 180, डेल्टा टीवी की 0.34 इंटू कैपिटल W की आ गई 100 अपॉन 1000 इंटू 12। तो 1000 से 2 जीरो और 1 जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
2 एकम 2.17 बराबर पॉइंट के 51, ठीक है, पॉइंट के 51, ये आपका आ जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपका आंसर है। ठीक है, 5वें का कंप्लीट हो गया। इसको साफ करते हैं, 5वें की खा पर चलते हैं। 5वें की खा की बात करते हैं। कह रहा सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे सक्रियण ऊर्जा, इसकी डेफिनेशन सेल्फ लिख लीजिएगा। और सवाल में दिया है किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक, मतलब कि T1 बराबर 400 केल्विन, T2 बराबर 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक मतलब कि K1 बराबर 0.02 पर सेकेंड और K2 बराबर है 0.08 पर सेकेंड। ठीक है, R की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल केल्विन पर मोल, ये R की वैल्यू दी गई है। और log 4 की भी वैल्यू दी गई है 0.60, ये दिया गया है। हमें क्या करना है, सक्रियण ऊर्जा माने EA को फाइंड करना है, EA को फाइंड करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो log K2 कितना है 0.08 अपॉन K1 कितना है 0.02 बराबर EA आपको तो निकालना ही है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600 माइनस 400 हो जाएगा अपॉन 400 गुणे 600। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 चौको 8, ये log 4 आ गया EA बटे 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, इस तरह सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये इतना हो गया, इसको घटाएंगे तो 200 बचेगा अपॉन 400 इंटू 600, 200 से इसको क्रॉस कर देंगे तो 200 बचेगा। log 4 की वैल्यू दी गई है 0.60, ये रही EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और ये आ जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट में लगाओ मल्टीप्लाई लगाओ 6 2 जा 12, अरे सॉरी 21 सुनेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, अरे ये तो 2 बचेगा ना, हाँ 2 2 जा 4, ठीक है 6 2 जा 1200। अब हम अगर इसको EA इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1200 इक्वल टू, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो जूल में होगा, उसमें 1000 का डिवाइड कर देना तो वो किलो जूल में आंसर आ जाएगा और आपका अनसॉल्व पेपर में जो आंसर दिया गया है उससे मैच हो जाएगा। ठीक है, साफ करते हैं 5वें का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का खा। आगे कह रहा है संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुण, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो हेडिंग डाल दो संक्रमण तत्व, 5 का गा, संक्रमण तत्व डाल दीजिएगा।
और लिखेंगे डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन्हें एस व पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, इसलिए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके बाद इन्होंने बात की है चुंबकीय गुण, तो हेडिंग डालेंगे चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में लिखेंगे डी ब्लॉक तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी में हेडिंग डालेंगे रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का बनना, ये हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग डी कक्षक के अपूर्ण होने के कारण होता है। अर्थात डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। इसे डी संक्रमण कहते हैं। फलस्वरूप यह रंगीन आयन बनाते हैं। जैसे कि उसी के आगे देखें D1 से D9 तक आयन रंगीन होते हैं और D10 वाले आयन रंगहीन होते हैं। इसी में एक चीज और जोड़ रहा है, कह रहा है संकुल आयनों के बनना। तो हेडिंग डाल देंगे संकुल आयनों का बनना। संकुल आयनों का बनना। संकुल आयन क्या होते हैं इसमें बात करेंगे। लिखिए छोटे आकार कॉमा उच्च नाभिकीय आवेश तथा डी कक्षक की उपलब्धता के कारण ही संक्रमण तत्वों में संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये पांचवें का गा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 5 के घा में कह रहा है उपसय संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समझौता कितने प्रकार की होती है। अरे रुकिए 5 के घा में 2 पार्ट दिए गए हैं, है ना। 5 के घा में 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है IUPAC नाम लिखना है। क्या है K3Fe C2O4 का होल थ्राइस। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फरेट थर्ड। और इसी का दूसरा नंबर है, दे रहे हैं
नहीं, एक्स और वाई है, पहला और दूसरा न करके इन्होंने नंबर दिया एक्स वाई। AgNH3 का होल ट्वाइस और दूसरे ब्रैकेट में AgCN का होल ट्वाइस, ये दिया है ना। तो इनके नाम लिखना है, इसका हो जाएगा डाई एमीन, आईपी वगैरह है नहीं कुछ, NH3 के 2 है तो डाई एमीन, और ये सिल्वर एक संयोजकता होती है फर्स्ट, और इसी के साथ में इसमें आएंगे डाईसाइनो, CN के 2 है ना, और ये अर्जेंटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट सेकेंड, ये हो जाएगा। घा का जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें कह रहा है संरचनात्मक संवर्धक कितने प्रकार की हुए थे, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, और अगर आपको करना है तो सेल्फ कर लीजिएगा। छठवें की बात करते हैं, नाइट्रोजन का फर्स्ट, लॉन्ग आंसर पर हम लोग आ गए हैं। कह रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 और 5 के ऑक्साइडों के नाम एवं सूत्र लिखना है आपको। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए ऑक्साइड NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड। अब +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, N2O3, अगर नाम की बात करें तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N के 2 हैं और O के 3। अब आगे क्या लिखेंगे, +4 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए, तो N2O4 हो जाएगा, N2O4। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, +5 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये हो गया N2O5। तो ये छठवें की का पहला हो गया। छठवें की का दूसरा कह रहा है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, और कह रहा है अमोनिया की किन्हीं 2 विधियों का, अमोनिया की किन्हीं 2 अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिएगा। तो भैया देखिए क्या करेंगे, पहले तो सेंटर हेडिंग डाल दीजिए अमोनिया, उससे पहले क्वेश्चन नंबर है छठवें के का सेकंड पार्ट है ना। अमोनिया डाल दिया, अणुसूत्र लिखेंगे, NH3 होता है, अणुभार लिखेंगे 17 होता है, संरचना सूत्र लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, ये होता है। अब प्रयोगशाला विधि हेडिंग डालेंगे, प्रयोगशाला विधि।
हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि, और इसमें क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl तथा बुझे चूने के मिश्रण NH4Cl तथा बुझे चूने के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनिया प्राप्त होती है। NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरोमार्क CaCl2 बनेगा, तो Cl के अब 2 हो जाते हैं तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, प्लस 2NH3 बनेगा, प्लस 2H2, ये अमोनिया हमको प्राप्त हो जाएगी प्रयोगशाला। अब उसने कहा है 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है, कि जैसे कि मान लो नंबर 1 Cl2 से क्रिया, ठीक है, Cl2 से क्रिया, तो 8NH3 प्लस 3Cl2 6NH4Cl प्लस N2 और NH3 प्लस 3Cl2 NCl3 प्लस 3Hc, यानी ये Cl से 2 प्रकार से क्रिया करता है, एक बार अमोनिया का आधिक्य होगा, एक बार क्लोरीन का आधिक्य होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मान लो हम करते हैं जल से क्रिया दिखा देते हैं, दूसरा पॉइंट जल से क्रिया, तो NH3 जल में घुल करके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये 2 अभिक्रियाएं हो गई। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का था वो क्वेश्चन नंबर 6 के खाली और चलेंगे, इसका यानी कि सॉरी का अथवा क्या कह रहा है, छठवें के का अथवा सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला में बनाने की विधि, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयोगशाला बनाने की विधि, तो ये 2022 सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का अभी करवाया है। का के अथवा का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आगे पूछ रहा है, कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिएगा, Cu को गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, तो Cu प्लस HNO3 क्या है, गर्म करते हैं, तो ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2, तो N के कितने हो जाते हैं 4, यहाँ पर 4 कर देंगे, और प्लस क्या बचेगा, 4 तिया 12 ऑक्सीजन, 2 तिया 6, 6 4 10, 2H2, ये बचेगा। अथवा के सेकंड का ये नंबर है X। अब बात करते हैं Y, तो Y नंबर में क्या कहा गया है, ठंडे तथा तन NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठंडे तथा तन NaOH प्लस Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे, कैसा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा है और डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट NaOH पर प्रवाहित करेंगे तो एक बनेगा NaCl, एक बनेगा NaOCl, तो और बचेगा क्या H2O, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर देंगे। तो ये छठवें के का अथवा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग छठवें के खा पर चलते हैं। छठवें का खा का पहला है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिएगा। तो पहला दिया गया है
C6H5O C2H5 नहीं, C6H5O CH2 CH3। और दूसरा दिया गया है हमारा, इसका जो सेकेंड पार्ट है CH3 CH2 का होल ट्वाइस COH डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा हो जाएगा। अब हमें इसके IUPAC नाम देने हैं। तो देखो ये कीटोन ग्रुप, सॉरी ईथर ग्रुप लगा है ना, ये ईथर ग्रुप होता है। तो एक और दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और ओ का लगेगा ऑक्सी यानी एथॉक्सी बेंजीन। C6H5 क्या हो जाएगा, बेंजीन। इसका नाम हो गया एथॉक्सी बेंजीन। और इसकी बात करें तो गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, पेंट और 1 इन एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, और 2 ऑल, पेंटीन 1 इन 2 ऑल, ये हो जाएगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट है छठवें का, वो क्या है, कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ल्यूकास परीक्षण, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया और कोलवे अपक्रिया। तो ल्यूकास परीक्षण इसका सेकंड है, ल्यूकास परीक्षण ये पीछे आपका हो चुका है। और फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया ये भी आपका हो चुका है, और नहीं तो आपके पास लिखा रखा होगा, नोट्स होंगे। कोलवे अपक्रिया ये सब आपके पास होंगे, इनको आप सेल्फ कर सकते हैं। तो छठवें कक्षा कंप्लीट होगा। अब हम इसके अथवा की ओर आगे बढ़ेंगे। छठवें के खा का अथवा तेरा C4H10O अणुसूत्र के सभी एल्कोहलों तथा ईथरों के IUPAC नाम लिखना है। पहला है इसमें C4H10O, यानी इसका समवायता दिखाना है, इसमें कितने सूत्र बन सकते हैं ना, कितने सूत्र बन सकते हैं। तो देखिए भैया, इसका फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH, नाम की बात करें तो ब्यूटेनॉल, नाम क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। दूसरा अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2OH। नाम की बात करें तो 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1। तीसरा इसका क्या बन सकता है, CH3 CH2 CHOH CH3। तो ये हो जाएगा क्या, ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। चौथे की बात करें तो CH3 CH3OH, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। अब ये तो था एल्कोहल के समावयवी, यहां डाल लेंगे क्या, एल्कोहल के समावयवी, ठीक है। अब डाल देंगे ईथर के समावयवी, ईथर क्या बन सकता है, समावयवी। तो पहला बनेगा CH3O CH2 CH3,
ये प्रीफिक्स बनेगा, ये सफिक्स हो जाएगा, तो नाम बन जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा भैया? मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नंबर 2 CH3O CH2 CH3 तो इसका काउंटिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, यानी 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तीसरे की बात करें तो CH3 CH2O CH2। समावयवियों का मतलब होता है कि अणुसूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन वही के वही रहेंगे और सिर्फ हमको आगे सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा एथॉक्सी एथेन, ये नाम। ठीक है, तो इस तरह से छठवें के खाका अथवा का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। छठवां के अथवा का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम चलना है सेकेंड पार्ट पर, तो इसको हम साफ करेंगे। सेकेंड पार्ट चलते हैं। यौगिक ए 5 मिनट में ल्यूकास परीक्षण देता है। यौगिक ए की PbR3, अब देखिए 5 मिनट में देता है, इसका मतलब ये द्वितीयक एल्कोहल होगा कोई। यौगिक ए की PbR3 से अब क्रिया कराने पर यौगिक बी बनता है। ठीक है, अभी पहले इतना इतना पढ़ेंगे और इतने को ही सॉल्व करेंगे। तो यौगिक बी बनता है, तो देखिए क्या कह रहा है, 3 C2H5OH प्लस PbR3 से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है भैया? यौगिक बी बनता है। और कोई यौगिक ए है, क्रिया करता है PbR3 से, तो ये बन जाएगा 3C2H5Br प्लस H3PO3, ये बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है उसने, कह रहा है कि यौगिक बी बनता है। यौगिक बी की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अपक्रिया कराने पर यौगिक सी बनता है। तो यौगिक बी क्या था? ये बना हमारा बी, और अब हम क्या करेंगे, C2H5Br प्लस बेंजीन से क्रिया कराएंगे। तो उसने कहा यौगिक सी बनता है जिसमें क्रिया किससे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में है। तो क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन परमाणु जो है एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, C2H5 यहाँ पर लग जाएगा और HBr हमारा बाहर हो जाएगा। ये यौगिक हमारा सी बना। ये यौगिक कौन सा था? बी। आगे उसी ने कहा है कि यौगिक ए, बी तथा सी को पहचानिए तथा नाम एवं सूत्र लिखिएगा। ठीक है, तो भैया ये कंप्लीट हुआ। यौगिक ए बराबर हो जाएगा एथेनॉल, यौगिक बी बराबर है C2, एक मिनट सूत्र भी लिखना है, तो C2H5OH है, ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ये हो जाएगा C2H5Br, और जो C है हमारा वो है C2H5, ये बना है जिसका नाम है एथिल बेंजीन। ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है छठवें के खाका अथवा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं भैया, गले में बोल बोल के खराश हो गई, तो थोड़ा सा उपचार कर लिया जाए, बहुत बोलना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम फिर से दे दिए। 7 के का फर्स्ट पहला दिया है CS3 का होल थ्राइस CH2Br, और दूसरा दिया है भैया CS3 CH2CHO। इसको भी खोल लेते हैं, ये बनेगा CH3CH2CH2Br। काउंटिंग हमारी कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3, तो 2 नंबर पर हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल। उससे भी पहले आ जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है। और इसकी गिनती करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमेथिल और ब्यूटेनल होता है। ये आईपीएसी नाम हो जाएंगे। अब हमारा इसका दूसरा पार्ट है ना, 7वें के का दूसरा पार्ट, ये काम कंप्लीट हो गया। कह रहा है क्या होता है जब क्लोरोबेनिन का जल अपघटन किया जाता है, क्या होता है जब क्लोरोबेनिन का जल अपघटन किया जाता है, तो C6H5Cl, इसका जो जल अपघटन होता है वो क्षार की उपस्थिति में कराएंगे। जल अपघटन तो उच्च ताप बनेगा C6H5OH ONA प्लस NaCl प्लस H2। अब जो बना C6H5ONA, इसको HOH से, तो ये बन जाएगा C6H5OH प्लस NaOH। अम्ल की उपस्थिति में होगा, यहाँ पर HCl आएगा तो ये बनेगा NaCl, ऐसा। इसका जो फर्स्ट था ये सेकेंड का X और Y का कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन C6H5Br की उपस्थिति में क्रिया मैग्नीशियम से होती है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस है, तो ये बन जाएगा क्या C6H5Mg यानी ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बन जाएगा, जिसको अगर R माने Mg और X, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। 7वें का कंप्लीट हुआ। अब 7वें के का के अथवा पर चलेंगे, सॉरी का के दूसरे पार्ट पर। नहीं, का तो कंप्लीट हुआ। अब 7वें की का अथवा, 7वें की का अथवा, अथवा में 3 डेफिनेशन दी गई है, X, Y और Z।
है ना। बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये आप लोग स्वयं कर लेंगे सेल्फ। सबके पास नोट्स हैं और सबको लिखाया गया हो, अगर नहीं है तो मैं बार बार कहूँगा 9412653889 पर आप कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं, व्हाट्सअप करके क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके डाल दीजिए, आपको आंसर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी का सातवें का खा, सातवें के खा में कह रहा है निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया दी है। बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है, बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए क्या होगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है सातवें के का। बेंजिल अल्कोहल की बात करें तो CH2OH लगेगा और इसकी क्रिया हम करवा देते हैं PCl5 से। PCl5 से कराएंगे तो देखिए -POCl3 और -HCl, ये दो चीजें निकल जाएंगी और बन जाएगा क्या, CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड बनेगा। क्या बन गया भैया, बेंजिल क्लोराइड होगा, ठीक है ना। और हमें बनाना क्या है, फेनिल एथेनोइक एसिड। अब जो बेंजिल क्लोराइड आया तो इसकी क्रिया हम करवा देते हैं KCl से। तो KCl से कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl और माइनस का KCl जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का KCl बाहर हो जाएगा। अब इसका नाम होगा बेंजिल साइनाइड, बेंजिल साइनाइड। इसका जो है जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन, जल अपघटन तो जानते ही हैं किससे होगा, जल से होगा, यानी 2HOH और ये बन जाएगा जाके CH2COOH प्लस NH3, ये बन गया 2-फेनिल एथेनोइक, 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। ये कंप्लीट हो गया होगा, साफ करना पड़ेगा, रिएक्शन बड़ी थी, बोर्ड भर गया है, दोबारा से करना होगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है सातवें के खा का, कह रहा है बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड बने CHO प्लस HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब CHO आपको पहले भी बताया कि NO3 जो नाइट्रो समूह होता है, NO2 समूह वो मेटा दैसिक होता है, तो यहाँ मेटा पोजीशन पर NO2 बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्लस H2, ये बस। इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा बेंजोइक बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड, तो क्या होगा COOH, इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, COONH4, COONH4, ये बनेगा अमोनियम बेंजोएट और ये होगा बेंजोइक अम्ल, अमोनियम बेंजोएट। अब इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे यानी हीट करेंगे, तो हीट करने में क्या होगा, माइनस का NH3 निकल जाएगा, सॉरी NH3 निकलेगा तो यहाँ पर H2 बनाना का बेंजामाइड, अच्छा तो माइनस का H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CONH2, ये बना बेंजामाइड, ये बन गया बेंजामाइड। अब
सातवें का खा कंप्लीट हो गया। और जो सातवें की खा का जो अथवा है उसमें शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन, कैनी जारोव क्रिया, एल्डोल संघनन, तो ये सब आपके पास नोट पर मौजूद हैं। नहीं है तो मैं फिर कहूँगा 9412653889 पर संपर्क करें। व्हाट्सअप करके फ़ोटो खींच करके डाल दें और अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम ज़रूर भेजें। इसी के साथ सेट नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम लोग मिलेंगे अब अगले सेट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगे रहो दोस्तों, मंजिल बहुत करीब है, रास्ता भी दिख गया है और रास्ते को सॉल्व करने वाले भी मिल गए हैं। तो बस आपको रास्ते पर चलना है। अगर आप मॉर्निंग उठकर पढ़ नहीं रहे हैं, देखिए स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा पुराना समाज था, आर्य समाज यानी आश्रम व्यवस्था, 10 बजे PM में सो जाइए भैया, ठीक है, सो जाएं और 4 बजे मॉर्निंग में AM में उठ जाएं। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, बढ़िया चीज़ होती है, बढ़िया समय होता है पढ़ने का, क्योंकि दिमाग दिन भर से थक रहा होता है। अब रात के 12-2 बजे तक पढ़ोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। कोई बात नहीं, लगे रहिए, मंजिल बहुत करीब है, बहुत पास में आ गई है। हम भी लगे हैं आपके लिए, अनसोल्ड बराबर आपको भेज रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले से।